मुझे भी एहसास है, आप सुबह से लगातार प्रचार में गए। मैनिफेस्टो पे जब हम आते हैं तो मैनिफेस्टो में आपने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, रोजगार का। आप कह रहे हैं हाँ कि अब आप ठीक बोल रही हैं। हाँ, रोजगार हम सृजन करेंगे। इसमें कितनी सरकारी नौकरी होगी, कितना रोजगार सृजन, क्या कोई रोड मैप है? देखिए, रोजगार के 3 हिस्से हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार जी। ये तीनों का प्रमाण इसमें क्या होगा वो हम 2 साल में तय कर लेंगे। अभी तक 11 साल में हमने बिहार के अंदर इंडस्ट्री के लिए जो बहुत जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। रोड, रास्ते, ब्रिजेस, बिजली के कारखाने, ढेर सारा इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी बना चुके हैं। कई सारी बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगाई है, जैसे इथेनॉल उत्पादन में आज बिहार देश में सबसे पहले नंबर पर है, जो पहले कभी चित्र में नहीं था। बरौनी का खाद का कारखाना शुरू हो चुका है, 2 बड़े बिजली के कारखाने बन रहे हैं, पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल पार्क बहुत बड़ा बन रहा है, 9 इंडस्ट्रियल एस्टेट जिसमें मिनिमम कम भूमि वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट 550 एकड़ का है, ऐसे 9 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बन चुके हैं। और बिहार के अंदर किस प्रकार की इंडस्ट्री आ सकती है इसकी सारी संभावनाओं को तराश भी लिया गया है। नई बिहार सरकार बनने के बाद कोऑपरेटिव और कृषि के संलग्न उद्योगों के माध्यम से कितने कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और स्वरोजगार का सृजन होगा उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। इंडस्ट्री से कितना होगा उसका भी डिटेल प्लानिंग करेंगे। और इस सब को संभालने के लिए जो सरकारी नौकरी कितनी सृजित होगी उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने गंगा जी पर करीब करीब 4 पुल बन चुके हैं, 10 बन रहे हैं, हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाए हैं, सारी रेलवे की लाइन का दोहरीकरण और बिजलीकरण दोनों हो रहा है, 158 रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, बिजली के कारखाने लगे, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। ये सबका ही हिसाब करें तो 7 करोड़ से ज्यादा मानव दिन का हम रोजगारी का सृजन कर चुके हैं। 7 करोड़ मानव दिन की बात है, मानव दिन, ठीक है, वर्क डेज ये हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से सारी चीजों को मिल मिलाकर हमारा जो ये वादा है इसके पीछे हमारी गणित भी है और तैयारी भी है। लेकिन जैसे आप तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं कि इसका तो बजट ही नहीं है बिहार का, अगर वो हर परिवार को सरकारी बिहार का बजट नहीं चाहिए। हाँ। प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई नौकरी लगेगी तो प्राइवेट इंडस्ट्री को देंगे। आज इथेनॉल के कारखाने में कोई बिहार का युवा नौकरी कर रहा है तो वो इथेनॉल की कंपनी ने देना है, सरकारी बजट की जरूरत नहीं है। सरकारी बजट 18,70,000 करोड़ का इन्वेस्ट हो चुका है। उसी फैक्ट्री के निवेश पर सर टारगेट कर रहे थे। फैक्ट्री के निवेश पर नहीं, रोड बनाने में, बिजली के कारखाने बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में 18,70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है। वो ये कह रहे हैं कि विक्ट्री इनको चाहिए बिहार में, लेकिन फैक्ट्री ये लगाते हैं गुजरात में, और ये कहकर आप दोनों इथेनॉल के कारखाने यहीं लगे हैं, बिहार में ही लगे हैं। रीगा में आज मैं सभा कर आया, वहां चीनी मिल भी रीगा में ही चालू हुई है, जो मोदी जी का वादा था। और आज मैं कह कर आया हूं बिहार में हम 25 चीनी मिले या तो पुनर्जीत करेंगे या नहीं करेंगे। तो जहां पानी का लेवल ज्यादा है हर जगह पे सस्ते क्रॉप की जगह गन्ने का क्रॉप होगा और चीनी मिल का मुनाफा कोऑपरेटिव के कारण किसानों के पास। गृह मंत्री जी, अगला मुद्दा जिस पर आप विपक्ष मतलब तेजस्वी यादव सबको घेर रहे हैं वो है जंगल राज। अब इस पर मेरे 2 सवाल हैं कि जंगल राज आज से 20 साल पहले, अब आप कह रहे हैं कि 3 नए मंत्री, आपने अपने एक रैली में कहा कि 3 मंत्री बनेंगे अगर तेजस्वी यादव आएंगे, अपहरण, हत्या, रंगदारी। तो लालू राज में जो हुआ उसका तेजस्वी यादव को कैसे ब्लेम कर सकते? लालू तेजस्वी जी कौन है? बेटे हैं उनके। आरजेडी के सारे टिकट किसने बांटे? अपने हाथ से किसने दिए? जरा बताइए तो। लालू जी में कई लालू जी ने ही दिए। तेजस्वी टिकट भी पार्टी के अध्यक्ष होकर बांटने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज भी आरजेडी के अध्यक्ष लालू जी है। आरजेडी की एक विचारधारा है
लठमार रैली करने का, वो विचारधारा के आधार पर ही आरजेडी चलता है। अभी भी उनके गाने शुरू हो गए बिहार में, कट्टा लहराएंगे, कट्टा लहराएंगे। अभी तो चुनाव जीते भी नहीं। चुनाव जीतेंगे तो जंगल राज ही आएगा, आप मेरी बात मान कर चलिएगा। और 20 साल से जंगल राज नहीं है, इनमें उनका कोई योगदान नहीं है। 20 साल उनका शासन नहीं है, इसलिए है। अगर उनका शासन आया है तो नए चेहरे के साथ, नए भेष में, नए कपड़ों के साथ जंगल राज ही आएगा। इसलिए मैं बिहार की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि अगर विकसित बिहार का संकल्प सिद्ध करना है तो अच्छी कानून और व्यवस्था के बगैर हो नहीं सकता, जो आरजेडी नहीं दे सकती। एक स्ट्रैटेजी क्लियर दिख रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आजकल पोस्टर से लालू जी की फोटो गायब है, तो ऐसा उन्होंने क्या पाप किया है कि उनको छिपाया जा रहा है? तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सीधा साधा उत्पन्न होने वाला सवाल है। पोस्टर देखकर आप पूछ लीजिएगा, यूपीए वाले मिल जाए तो, राहुल जी या लालू जी के बेटे से। पर वो तो अब चुनाव नहीं लड़ रहे, तो उनकी फोटो वो कह रहे हैं काहे को लगाएंगे हम? नहीं, हमारे चुनाव में कई ऐसे लोगों का फोटो होता है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी कहाँ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, फोटो होती है। अटल जी का भी होता है, दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी होता है। लेकिन ये जो हमला था जंगल राज वाला, क्या गृह मंत्री जी वो मोकामा की घटना से उसकी धार कुंद हुई है? जरा भी नहीं हुई है। देखिए, जंगल राज की व्याख्या क्या है? किसी भी अच्छे कानून और व्यवस्था में एक भी घटना नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। जंगल राज कब फैलता है? जब घटना होने के बाद वो आदमी कौन है इसके आधार पर कानून काम करता है, तब जंगल राज पैदा होता है। उनके जमाने में ऐसी घटनाएं होती थी, इससे भी बड़े नरसंहार होते थे, जहाँ 35-35, 40-40 लोग को मार दिया जाता था, और वो अपराधी मुख्यमंत्री के साले के घर में प्रश्रय लेते थे या मुख्यमंत्री के स्वयं के घर में छिपते थे, और पुलिस बाहर उनका चौकी करता था। तब जंगल राज फैलता है। मोकामा की घटना हुई, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, परंतु उनको बचाया नहीं गया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन अनंत सिंह एक मतलब उन पे बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, उनको जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। ऐसा है अंजना जी, आप हमको तो इतना सरलता से पूछ ले हो। राहुल जी और लालू जी को पूछे, लालू जी तो स्वयं आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है, और राहुल जी इनके साथ हाथ मिलाकर गांधी मैदान में खड़े होते हैं। इनको तो सजा हो चुकी है ना। अपराधी सिर्फ आरोप नहीं है, अब सजा ही हो चुका। 21 साल तक मुकदमा चलकर। छोटी पार्टियों का सर जो जातीय समीकरण है वो बहुत हावी रहता है। तो दो सवाल है। एक तो मुकेश सहनी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि देखिए, यादव और जो मल्लाह समाज के लोग हैं वो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो उनका भी कहना था कि मुश्किल है वोट को कन्वर्ट करना एक दूसरे की तरफ। ये जो छोटी छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या चिराग पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव नीतीश बाबू के साथ? ये सब वोट ट्रांसफर होगा ऐसे? देखिए, पासवान जी तो लड़े थे, चिराग जी पहली बार लड़े हैं, और ये छोटे दल और छोटी पार्टियों का राजनीति भी बिहार के लिए कोई नया नहीं है। इस सब होने के बावजूद हम 20 साल से लगातार चुनकर आ रहे हैं, और अगले 5 साल के लिए भी चुनकर आ जाएंगे। पीके पर सर मैंने पिछली बार एक सवाल पूछा था, प्रशांत किशोर पर एक सवाल। आप इतना घूम कर आए हैं, आपको लगा कि वो एक फैक्टर बन सकते हैं कई जगहों पर? देखिए, चुनाव में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इस देश में 1550 पार्टियां थी, एक और नई बनी है जनसुराज पार्टियां, और 151 पार्टियों में से 22 पार्टियां इस राज्य में चुनाव लड़ रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 160 सीट एनडीए की पार्टियों को मिलेगा, बाकी जो बच जाता है 160 से ज्यादा में मिलेगा, बाकी जो बच जाता है वो 22 पार्टियों में बटेगा। 22 पार्टियों में बटेगा, उसमें वैसी साहब भी होंगे? जो भी होंगे वो होंगे, तो बिहार की जनता को। सीमांचल में बहुत सीटों पर सर वो लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, वो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। मेरा आकलन मेरे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर और बिहार की जनता के साथ संवाद और मेरा प्रचार जो चल रहा है, मेरा मतलब मैं खुद प्रचार जो कर रहा हूँ, इसके आधार पर बहुत स्पष्ट है 160 से ज्यादा सीटों के साथ
एनडीए बिहार में सरकार है। किसका जोर चल रहा है, मोदी जी का या नीतीश बाबू? सभी का, पूरे एनडीए के दलों का चल रहा है। और आपकी नजर में क्या लगता है कि कौन सा वो एक मुद्दा है जो आपको जीत दिलाएगा? अगर कोई एक मुद्दा ऐसा है। हमने 20 साल तक अच्छा किया है, हमारी दोनों सरकारों ने अच्छा किया है, बिहार के लिए अच्छा किया है और आगे पर अच्छा करेंगे, ऐसा जनता को भरोसा भी है। यही हमें जीत दिलाए। तो आपने बिहार चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह का ये सबसे बड़ा और सबसे सॉलिड इंटरव्यू देखा, जिसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे पहली बात यह है कि अमित शाह को पूरा भरोसा है कि 243 सीटों वाले बिहार में एनडीए को 160 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। प्रचंड बहुमत का वो दावा कर रहे हैं। यहाँ आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि अमित शाह बहुत सोच समझकर ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। पिछले ही इंटरव्यू में जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, तब उन्होंने सीटों की संख्या नहीं बताई थी, लेकिन अब जब वो बिहार में प्रचार कर रहे हैं, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तब उन्होंने हमें ये 160 सीटों का आंकड़ा बताया है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने ये कही कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, और ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि मेरे साथ अपने पिछले इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में चुना जाता है। लेकिन अब शीशे की तरह साफ हो गया है कि एनडीए की जीत हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। तीसरा मुद्दा, वोटों की खरीद का, जिसमें विपक्षी दल सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के वक्त बिहार की महिलाएं 10-10 हजार रुपए जो उनको दिए जा रहे हैं वो इसलिए है ताकि उनके वोटों को खरीदा जा सके, और विपक्ष से शुद्ध रूप से वोटों की खरीद का मामला बता रहा है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने इन आरोपों से इनकार किया। वो ये कह रहे हैं कि यह पैसा महिलाओं में रोजगार के सृजन के लिए दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मैं पिछले कई दिनों से बिहार में हूं और इस दौरान मैंने अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं से बात की है, और इसके आधार पर मैं आपको बता सकती हूं कि ये 10,000 का मुद्दा जमीन पर महिलाओं के बीच काफी जोर पकड़ रहा है। महिलाएं बता रही हैं कि उन्होंने इन 10,000 रुपयों से बकरियां खरीदी हैं, कुछ बता रही हैं हमने सिलाई मशीन खरीदी है, एक ने मुझे बताया कि उन्होंने कैंडल मेकिंग का पूरा वो सिस्टम खरीदा है जिससे वो मोमबत्तियां बनाकर बेच रही हैं, एक ने कहा उन्होंने परचून की दुकान खोल ली है, एक ने कहा कि वो जो टोकरियां बिनी जाती हैं उसका उन्होंने काम शुरू कर दिया है, एक ने कहा कि जो मखाने का काम वो पहले से कर रही हैं उसमें उन्होंने और भी इससे अपने लिए सामान खरीद लिया है जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। तो रोजगार सृजन की उन्होंने बात की। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है कि जब महिलाओं के खातों में सीधा पैसा आता है तो उसका काफी बड़ा असर होता है, और ये बात शायद विपक्ष भी समझ रहा है। और तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग से पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बताया कि अगर उनका गठबंधन चुनाव में जीतता है तो उनकी सरकार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हर महिला के खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर करेगी, और यही वादा है जिसका जिक्र महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी था। बस फर्क इतना है कि घोषणा पत्र में लिखा था कि 2,500 देंगे महीने में, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं, तब से महागठबंधन में हलचल है। और आज तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करना पड़ा कि 2,500 महीना नहीं, बल्कि हम एक साथ पूरे साल का पैसा आपको 30,000 रुपए मकर संक्रांति के मौके पर दे देंगे। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। अगर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने लगे तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ऐसे पुलिसकर्मियों को लेकर खूब नाराजगी जताई जो सोशल मीडिया पर बस रील्स बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों, बड़े आयोजनों में ऐसे पुलिसकर्मियों की तैनाती ही ना करें, तुरंत रोक लगा दें और इस तरह के मामलों में कड़ा संज्ञान लेकर ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये पहली बार है
जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान दिया है। और इसका कारण यह है कि पुलिस विभाग की सख्ती के बावजूद कई पुलिस वाले अब भी घटनास्थल हो तो, पुलिस थाने हो तो गश्त कर रहे हो इलाके में, उस दौरान रील्स बना रहे हैं। ये सब भी तब हो रहा है जब इस मामले में साल 2023 में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे। बताया गया था कि पुलिस की वर्दी सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, सेवा, मर्यादा से भी जुड़ी है। और ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का प्रदर्शन सही नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे पुलिस वाले अब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर पोस्ट करे जा रहे हैं। देखिए, और ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाले कम बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा हैं। पुलिस का काम राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, लेकिन इन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस वाले इस बात को पूरी तरह भूल गए। उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों में रील्स बनाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और इनमें भी सबसे चिंताजनक बात पता है क्या है? जिन पुलिस कर्मियों को संवेदनशील इलाकों में बड़े आयोजनों में ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है, वो भी रील्स बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई है। हाल ही में जब दिवाली के मौके पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, तब पुलिस विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वीडियो या रील्स नहीं बनाएगा। लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने इस फैसले का पालन ही नहीं किया। और यहाँ बात सिर्फ एक आयोजन की नहीं है। सोशल मीडिया ऐसी रील्स से भरा पड़ा है जिनमें पुलिसकर्मी अपना काम करने के बजाय वीडियो बना रहे हैं। चिंताजनक ये है कि ज्यादातर रील्स में पुलिस वाले अपनी वर्दी का रुतबा और रुबाब दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि पुलिस आम जनता की सुरक्षा और सहयोग के लिए होती है। आप अयोध्या के इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, सर्किल ऑफिसर अनिरुद्ध सिंह और मुरादाबाद के सब इंस्पेक्टर तरुण त्यागी की ये रील्स देखिए, जो वर्दी में ड्यूटी के दौरान बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि रील्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। असल में सरकार तो लगातार एक्शन भी ले रही है, पुलिस वालों को नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दे रही है, लेकिन हालात हैं कि बदलते नहीं। पुलिसकर्मी है जो नियमों की अनदेखी करते हैं। पिछले 2 साल में देखिए, दो पुलिसकर्मियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ कुछ रील्स बनाई, खूब विवाद हुआ। पुलिस विभाग ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तक कर दिया। कासगंज में इसी तरह से एक महिला कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान रील्स बनाई थी, उसके खिलाफ भी पुलिस विभाग ने कार्रवाई की। ऐसे कई उदाहरण हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी है, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है, उसके बावजूद सारे पुलिस वाले रील्स बनाना बंद नहीं कर। और कारण यह है कि पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारी, जी हाँ, जब पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारी खुद रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, तो फिर अपने माथत जो अधिकारी उनको कैसे रोकेंगे पुलिसकर्मियों को? और ऐसा नहीं है कि इन रील्स के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। रील्स बनाने वाले इन पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर कॉप इन्फ्लुएंसर तक बोला जा रहा है और इनके इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। जो काम बिना रील्स और कैमरे के भी हो सकता है, वो काम भी ये पुलिस वाले सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज ये मुद्दा भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद चर्चा में आ गया है, सोशल मीडिया पर खूब बवाल है, लेकिन सच्चाई तो यही है। पुलिसकर्मियों में रील्स बनाने की समस्या लगभग हर राज्य में फैली है। मध्य प्रदेश को देखिए, जहां एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि पुलिस वालों में रील्स बनाने की लत कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकती है और इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द कड़े नियम बनने ही चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने भी नए दिशा निर्देश जारी करके पुलिसकर्मियों के रील्स बनाने पर रोक लगाई, लेकिन वहां भी इनका कोई पालन नहीं हुआ। देखिए, और मध्य प्रदेश में भी कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ये रील्स रीवा की महिला कांस्टेबल संध्या वर्मा ने बनाई थी और अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको बाकी पुलिसकर्मियों के भी कई वीडियो मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के अलावा बिहार में भी पुलिसकर्मियों के रील्स बनाने पर विवाद हो चुका है। आज बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस वाले रील्स बनाएंगे तो कानून व्यवस्था का क्या होगा? और ये गंभीर सवाल है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में रील्स देखने बनाने की लत कहां पहुंच गई है और अब इसने पुलिस वाले सरकारी विभागों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। और अब हम आपको उस दावे का पूरा सच बताएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद को आधे से भी कम कर दिया है और अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद को 4.5 सालों बाद अचानक से बढ़ा दिया है। ये दावा करने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कर रहा है, लेकिन सच क्या है जरा देखिए।
दुनिया में कच्चे तेल को लेकर जितना भी व्यापार होता है उसकी निगरानी अलग अलग कंपनियों द्वारा की जाती है, जिनमें एक कंपनी का नाम है केपलर। इस कंपनी के मुताबिक 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच भारत ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद को काफी कम कर दिया है। 20 अक्टूबर तक भारत रशिया से हर दिन 19,47,000 बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद 27 अक्टूबर को यही आंकड़ा 11,95,000 बैरल हो गया। यानी ये एक हफ्ते में कच्चे तेल का आयात प्रतिदिन 7,52,000 बैरल कम हो गया। अब जिस वक्त ये आयात कम हुआ, ये वही समय है जब अमेरिका ने रशिया की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। इनमें एक कंपनी का नाम है रोजनेफ्ट और दूसरी कंपनी का नाम है लुकोइल। इन दोनों कंपनियों पर 22 अक्टूबर को अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और ये कहा था कि जो देश इन कंपनियों से कच्चा तेल खरीदेंगे उन पर भी अमेरिका कार्रवाई करेगा। और दावा है कि इसी के बाद भारत ने अपने आयात में कटौती की। इसके पीछे एक और वजह यह बताई जा रही है कि भारत प्रतिबंधित हुई इन्हीं दोनों कंपनियों से अपना 66% से ज्यादा कच्चा तेल खरीदता था और रशिया की यही दोनों कंपनियां अपने देश में 50% से ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करती है। बड़ी बात यह है कि जब रशिया से भारत ने कच्चे तेल के आयात में कटौती की, तब उसी दौरान अमेरिका से भारत ने 4.5 साल बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदा और हमारे कच्चे तेल के आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर सीधे 12% हो गई। अक्टूबर महीने में रशिया, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत ने चौथे नंबर पर अपनी जरूरत का 12% कच्चा तेल अमेरिका से खरीदा और मार्च 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने अमेरिका से हर दिन 5.5 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया। अब सोशल मीडिया पर इन आंकड़ों को दिखाकर बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक गई है, हमने सरेंडर कर दिया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दावा आखिर पूरी तरह से सही क्यों नहीं है और दुनिया मतलब के नियम पर चलती है।